Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video related to the national income, जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूएशन में. आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम. बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे से कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आगे आने वाले प्रोसेस को समझने के लिए, ये कह लीजिए इनके जो नेशनल इनकम के मेथड्स हैं और बहुत सारी टर्म्स को समझने के लिए इन बेसिक कंसेप्ट्स का दिमाग में होना और इनकी जानकारी होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं चीज़ों के साथ में. सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं जीडीपी और जीएनपी. डेफिनेटली इससे पहले आप लोगों ने जीडीपी, जो ये टर्म है ना जीडीपी, इसके बारे में मल्टीपल टाइम सुना होगा. जीडीपी जीडीपी जीडीपी. जब भी हम इकोनॉमिक रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो ये जीडीपी जो नाम है ना, ये वर्ड जो है ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी हम बात करते हैं. जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, जी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक and P product, that is gross domestic product. तो ये GDP वर्ड जो है आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ होगा. बहुत लोगों को तो प्रोबेबली इसका मतलब शायद पता भी हो, अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इकोनॉमिक्स को. अगर जिनको नहीं पता है तो एक सिंपल सी लाइन में इसको समझते हैं. क्या चीज़ है? इट इज द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ज्योग्राफिक बाउंड्री रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म. इसका मतलब क्या है साधारण भाषा में, कि हमारे जो देश की बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर अंदर अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, यानी कि उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, हम उसको जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. अब इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म. नेशनैलिटी का मतलब एग्जाम्पल ये है, अगर कोई फॉरेनर फर्म इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, मान के चलो कोई जापानीज फर्म है, उसने इंडिया के अंदर सेटअप किया और वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी. समझे? इसका मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म. तो यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर सीधी बात है, मेरे घर के अंदर जो भी काम हो रहा है वो मेरे ही माना जाएगा, मेरे ही घर का माना जाएगा. तो मैं अपने उसको कैलकुलेट करूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे घर में बन रहा है वो चीज़. सेम इंडिया के अंदर जो चीज़ बन रही है वो इंडिया की जीडीपी में कंसिडर की जाएगी. अब इसी के ऑपोजिट हम एक और पढ़ते हैं, दैट इज जीएनपी. जीएनपी का मतलब क्या यहाँ पे क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये हमारे पास में क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम बात करें. अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? देखो, इट इज द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. पहली चीज इसके अंदर क्या लिखी हुई है? पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है नेशनल्स ऑफ अ कंट्री. नेशनल मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा. ठीक है, इसमें तो क्या था? इंडिया के अंदर बनी होनी चाहिए, उसकी सीमा के अंदर बनी होनी चाहिए. इसके मतलब क्या है? इंडिया के लोगों के द्वारा वो बना हुआ होना चाहिए. यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, आउटपुट का मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बट बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के निवासी नहीं, नेशनल्स ऑफ होने चाहिए हमारी कंट्री के, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. अब इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पे क्या था? इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म. अब यहाँ पे क्या है? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. इसका मतलब अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे जो हमने सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया था, वो कहाँ का कंसिडर होगा? नेशनल प्रोडक्ट. वो उनके देश का कंसिडर होगा, ना कि हमारे देश का कंसिडर होगा. हमारे में क्या होगा? अगर हमारे देश का कोई आदमी इंडिया के बाहर जाके काम कर रहा है तो उसकी जो इनकम होगी, आउटपुट होगा, जो भी होगा, वो हमारी कंट्री में कंसिडर किया जाएगा. हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. दैट इज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब यानी कि हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी जो है, अगर हम उसे एक फॉर्मूले से समझना है तो अब ये तो मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे दोनों का. तो जीएनपी कैसे कैलकुलेट होगा हमारे पास में? जो जीडीपी है, अगर हम उसमें एनएफआईए को ऐड कर दे तो एडिशन ऑफ एनएफआईए. एनएफआईए का मतलब क्या है आपके पास में? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा हमारे पास में? नेट निकालना है अपने को, तो नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलेगा? फीफा माइनस फीटा. फीफा माइनस फीटा. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या है कि बाहर से जो कोई भी कमा कुमू के हमारे देश का निवासी हमें यहाँ मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो आदमी है जो बाहर से यहाँ पे कमा के दे रहा है, हम उसे हमारी इनकम की कैलकुलेट करेंगे। तो हमने तो मंगा लिया, बट यूं तो नहीं है ना सिर्फ आई आ रहा है, जो यहाँ पे कमा रहा है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, जो यहाँ पे जो उसकी अर्निंग्स है वो भी तो उसके वहां पे वापस भेजनी है ना। दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मान के चलो बाहर से आ रहा है हमारे पास में 100 रुपए, हमने यहाँ से वापस भेजे हैं उनके देश में 80 रुपए, तो अब नेट फैक्टर इनकम कितना हुआ हमारे पास में 20, यानी कि नेट प्रॉफिट अपने को कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। ठीक है, तो वो NFI आपका यहाँ पे कितना हो गया, 20 का हो गया। और एक और बात, ये नेगेटिव में भी पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है ना, 80 आ रहा है और 100 हम वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव में भी पॉसिबल होता है, नेगेटिव होगा तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दैट वाज योर GDP एंड GNP। नेक्स्ट वी हैव NDP एंड NNP। सिमिलर सा साउंड कर रहा है ना, GDP टू NDP, GNP टू NNP, बहुत सिमिलर है। फर्क किस चीज का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड दिस इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है, G से N का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, अब हमारे पास में है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन दोनों में और जो डिफरेंस यहाँ है वही सेम टू सेम डिफरेंस हमारे पास यहाँ है। यहाँ क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नाउ वी हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगेन सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ ग्रॉस से नेट का फर्क है। ठीक है, अब ग्रॉस और नेट आप लोगों ने प्रोबेबली अकाउंटेंसी में बहुत बार पढ़ा हुआ होगा। ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं अगर आपने देखा हो तो पहली बार फॉर्मूला इसका मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला कुछ नहीं, बेसिक सा टर्म है, उसके बाद इसका मतलब समझते हैं। देखो, अगर हमें ग्रॉस से नेट चाहिए तो ग्रॉस हमारे पास बिगर टर्म होता है, नेट हमारे पास थोड़ा सा एक स्टेप बाद थोड़ा छोटा टर्म होता है। तो ग्रॉस से अगर नेट की वैल्यू चाहिए तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, यू विल हैव योर नेट वैल्यू। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ग्रॉस और नेट दो टर्म है, अगर अपने को ग्रॉस से नेट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से अगर ग्रॉस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। अब देखो, सिर्फ डेप्रिसिएशन क्यों, खर्चे तो और भी होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो और भी है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारी की सारी चीजें हमारे पास में होती हैं, बट व्हाई वी आर सबट्रैक्टिंग ओनली डेप्रिसिएशन, नॉट द अदर टर्म्स। तो सिंपल सी बात है। देखो, डिप्रिसिएशन क्या होता है हमारे पास में, डिप्रिसिएशन होता है कि जो हमारी फिक्स एसेट की जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है, हम उसको ओवर टाइम यूज करते रहते हैं बिजनेस में। तो टू गेट द एक्चुअल वैल्यू, अगर हम बात करें, अगर हमें हमारा नेट प्रॉफिट चाहिए, अगर हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट चाहिए, तो डिप्रिसिएशन को रिड्यूस करना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तभी तो हमें उसके एक्चुअल वैल्यू का पता चलेगा, क्योंकि फिक्स एसेट की वैल्यू तो गिर ही रही है, यूज तो उसका हो ही रहा है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। और अगर हम बात करें, हमारा वेजेस हुआ, मटेरियल यूटिलिटी हुआ, तो जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, ऑलरेडी उसके अंदर से वो चीजें उसमें कैलकुलेट हो चुकी हुई होती हैं। ठीक है, जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं, वेजेस की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम रॉ मटेरियल खरीदने की हम बात करें, तो जो उस पे खर्चा होता है ना, वो ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट में कैलकुलेट हो चुका हुआ होता है। तो अब हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए कि हमारा नेट वैल्यू कितना है। तो ग्रॉस हमने निकाल लिया, तो ग्रॉस से अब हम नेट की वैल्यू को निकालने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू टू गेट आवर नेट वैल्यू। तो अब यहां तो ये देखो, ये चीजें तो सिमिलर ही है, फर्क सिर्फ किस चीज का है, इस n का फर्क है। अपने पास क्या था, g था, g का मतलब क्या था, अपने पास ग्रॉस वैल्यू थी, अपने को नेट वैल्यू चाहिए थी। तो ग्रॉस में से अगर अपने को नेट वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। सेम अगर हमारे पास ये गिवन होता और हमें ये कैलकुलेट करना होता, तो इसमें क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है डेप्रिसिएशन का। और सेम हमारे पास यहाँ पे भी वही टर्म है, ग्रॉस से नेट का फर्क है, तो एनएनपी वैल्यू चाहिए, तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन जो है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल हैव आवर वैल्यू ऑफ एनएनपी। एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे याद करने के लिए ये है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, दैट एनएनपी ऑलवेज लेसर देन जीएनपी। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो हमेशा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से कम ही रहेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो डेप्रिसिएशन है भाई, वो कभी भी जीरो तो पॉसिबल नहीं है ना,
जो फिक्स एसेट है जब हम उसको यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू जो है वो गिरती ही गिरती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। देखो सीधी बात है, ये इससे कभी भी इक्वल भी तो पॉसिबल नहीं है ना। इसके कारण क्या है, क्योंकि ये वैल्यू जीरो भी पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ तो सकती नहीं है जो हम उसको ऐड कर दें, ठीक है। तो ये रीजन है कि एनएनपी जो है हमेशा वो ग्रॉस वैल्यू से या फिर ये कह लो जीएनपी से वो हमेशा कम ही होता है। So next we have factor cost and market price. Okay, so what factor cost is and market price? Factor cost refers to cost of all factors of production used or consumed in producing goods and services. इसका मतलब क्या है, जो भी हम goods and services प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो भी कॉस्ट आता है वो सारा का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम बात करते हैं, ठीक है। हमें रेंट पे करना है, वेजेस देना है, इंटरेस्ट देना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी फैक्टर कॉस्ट के अंदर काउंट होती है। तो रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये जो चार हैं हमारे पास, ये हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर होते हैं। जितनी भी इनको हमारे पैसे जा रहे हैं वो हमारे वो हमारी फैक्टर कॉस्ट कंसिडर होती है। भाई इस पे क्या जाएगा? रेंट जाएगा, वेजेस जाएंगे, ठीक है, एक आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा और यहाँ आपका प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हैं भाई? जब भी हम प्राइस को डिसाइड करते हैं हम सारे के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ही तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं ना। तो वही हमारी फैक्टर कॉस्ट है। दूसरा हमारे पास में क्या है? मार्केट प्राइस, द प्राइस विच कंज्यूमर पेज। जो भी हम प्राइस पे कर रहे हैं किसी चीज़ का वो हमारा मार्केट प्राइस होता है उस चीज़ का। कॉस्ट क्या है? उसको बनाने में जितना भी खर्चा आया है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ हम उसमें शामिल करते हैं उसी मार्केट प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तभी तो इन सब के बाद ही तो हम वो जो प्राइस है वो पे करते हैं ना आगे जाके, क्योंकि ये सब जो है वो अपनी जेब से थोड़ी ना पड़ेगा। प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस में ही तो सारी की सारी चीज़ों को शामिल करता है। तो मार्केट प्राइस क्या है? द प्राइस द कंज्यूमर पेज। अब इस मार्केट प्राइस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? यही सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे शामिल होती हैं। यानी कि मार्केट प्राइस में मिलेगा ना, जो हम प्राइस पे करते हैं उसमें वो सारा का सारा पैसा मिला हुआ होता है जो भी उनके कॉस्ट में आया हुआ होता है। क्योंकि सीधी बात है ना, वो अपनी कॉस्ट को रिकवर तो करेंगे मार्केट प्राइस के साथ, और ये उनकी कॉस्ट यहाँ पे जा ही रही है। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जो हमारा मार्केट प्राइस उसमें शामिल होता है। उसके अलावा जीएसटी देखा है ना, जब हम गुड्स के प्राइस को पे करते हैं उस पर लिखा हुआ आता है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें ऑल टैक्सेस एंड जितने भी उसमें शामिल होते हैं सारे के सारे, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स भी उसमें शामिल होता है उस प्राइस के अंदर। और जो सब्सिडीज हैं, अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स को किसी को सब्सिडीज दे रही है तो वो सब्सिडी जो है वो वहां से मार्केट प्राइस से माइनस हो जाती है हमारे पास, ठीक है। सो दैट इज अ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो अब अगर हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर यानी कि इन दोनों से एक दूसरे को कैलकुलेट करना है, तो यानी कि अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा भाई? मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा? माइनस एनआईटी। अभी एनआईटी क्या है अभी बताते हैं। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी। अब ये एनआईटी क्या चीज है? एनआईटी हमारे पास में होता है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, दैट इज आर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर हम मार्केट, भाई सीधी बात है ना, मार्केट प्राइस में कौन सी चीजें जो हमने अभी बात की है सारी की सारी, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, यही तो हमारे पास में थी ना। मेजरली जो हम बात करते हैं मार्केट प्राइस से अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वो चीजें तो हमारी इसमें भी इंक्लूड है, वो चीजें उसमें भी इंक्लूड है, तो फायदा क्या फिर उसको माइनस करने का? बच क्या रहा है हमारे पास में? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज जो हमारे फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं हो रखे हैं। तो मार्केट प्राइस में से अगर हम हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिडक्ट कर दें, तो हमें हमारी फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। बिकॉज जो बाकी की चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूडेड हैं। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी। एनआईटी मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो और सब्सिडीज को ऐड कर दो। अब तो बोल रहे हो तो माइनस किया है, एक बार इसको ओपन करें, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस माइनस प्लस सब्सिडीज, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। सेम अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है देन वील ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट वी हैव
ट्रांसफर पेमेंट और इनकम और फैक्टर पेमेंट और इनकम। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर और फैक्टर इनकम के बारे में, तो ट्रांसफर होती है जिसके लिए हमें कोई भी सर्विसेज नहीं देना है, जिसके लिए हमें कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं देना है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बीइंग अ टीचर कहीं पे जाके जॉब करती हूँ, देन आई एम गिविंग माय फैक्टर सर्विसेज टू देम, और उसके अगेंस्ट जो है मुझे मेरा सैलरी मिलेगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम। लेकिन अगर मुझे 60 का होने के बाद में ओल्ड एज पेंशन मिल जाती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर इनकम, नॉट दी फैक्टर इनकम। ओके, और फैक्टर पेमेंट क्या होगा? वही जो मुझे पे कर रहा है उसके लिए वो फैक्टर पेमेंट है, बिकॉज वो उस पेमेंट के अगेंस्ट उसे सर्विसेज मिले हैं, वहां पे काम किया है, लेबर ने काम किया है, तभी तो वेजेस दिए हैं ना। तो जो लेबर ने काम किया है वो उसके अगेंस्ट जो उसे पैसा मिला है वो हमारा फैक्टर इनकम है। तो यानी कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है? यानी कि हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट अगर हमें कुछ मिल जाता है, तो दैट इज एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। और फैक्टर इनकम हमारे पास में क्या होता है? जिसके लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली कर रहे हैं, वी आर गिविंग आवर सर्विसेज, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और उसके अगेंस्ट अगर हमें पैसे मिलते हैं तो वो हमारी फैक्टर इनकम हो जाती है। फैक्टर पेमेंट क्या होगा? अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर मैं वेजेस पे कर रही हूँ, सैलरी पे कर रही हूँ, तो वो फैक्टर पेमेंट मेरे लिए कंसिडर होगा। तो पेमेंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सीधी बात है, लेबर है, उसने काम किया, वेजेस मिले हैं उसको, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही तो हुआ ना, और वो फैक्टर इनकम। और यहाँ पे क्या है? ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप हमारे पास। तो अभी तक अगर हम 2-3 चीजों की बात करें तो हमने कुछ आई गेस 3 फॉर्मूले जो हैं वो यहाँ पे देखे हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से हमारे पास? देखो, एक तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, देखो हमने कैलकुलेट किया था ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट किया था। तो ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या था? ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। एक हम लोगों ने क्या देखा था? नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक का देखा था। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या था? माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA। और एक जो भी अभी हमने यहाँ पे देखा है वो देखा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है तो प्लस NIT। ये जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है ना, एक्चुअली ये चीजें जब हम नेशनल इनकम के फाइनल जो मेथड्स होते हैं, जो 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, जब हम उन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो जो ये 3 बेसिक टर्म्स है ना वो बहुत हेल्पफुल होती हैं उस चीज के लिए। इनके थ्रू ना हम कुछ न्यूमेरिकल डेफिनेटली सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अभी इनके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बच जाता है, नॉट बहुत छोटा सा, रियल और नॉमिनल GDP है। मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करने वाली थी, बट अगर अभी भी करती हूँ तो वीडियो एक्सेसिव लेवल लंबा हो जाएगा हमारे पास में, उसमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। सो एक्सप्लेन रियल एंड नॉमिनल GDP इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी दोस्त को इनमें से कोई भी टर्म समझ में ना आती हो तो उसको ये वाला वीडियो शेयर भी जरूर कर देना, ताकि उसको भी समझ में आ जाए। अगर कुछ भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, कोई भी आपको अपना सजेशन देना हो, कोई क्वेरी हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।